अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई बरोज़ इतवार को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी का तमाम सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तयाब करवाया गया है और आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है तो यहाँ से उर्दू पेडागोजी की मुकम्मल क्लासेस फ्री में हासिल कर सकते हो। बदले में आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि उर्दू पेडागोजी की जो है हमारी क्लास है 24 नंबर की क्लास है और पेपर में इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, मतलब किस तरीके से जो सवालात पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो हम आज देखने वाले हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है तो ये ऑफलाइन पेपर इस तरीके से होता है और बुकलेट जो कोड होता है आपका, ये 20 नंबर का होता है। यानी कि उर्दू मीडियम वालों के लिए जो है तो ये बुकलेट है। यानी कि आपको 2 बुकलेट दिए जाते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, जिसमें एक मेन पेपर होता है और एक जो है तो सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे कि आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट जो चूज़ की होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मराठी कैंडिडेट्स के लिए मराठी, तेलुगु के लिए तेलुगु का पेपर रहेगा, उर्दू मीडियम के लिए उर्दू का रहेगा और इस तरीके से गुजराती के लिए गुजरात का जो तो बुकलेट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है तो आपको 91 से 120 तक सवालात सॉल्व करने होते हैं और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है तो 121 से 150 तक सवालात को हल करना होता है। ये जो आपको क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है ये पुराना है, 2013 का जो है तो ये क्वेश्चन पेपर है। और इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, ये तमाम पेपर हमारे चैनल पर सॉल्व करवाए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई उर्दू पेडागोजी की और वीडियोस की जो है तो लिंक दी जाएंगी। आप वहां से जा कर के पूरे पेपर के किस तरीके से पेपर हुए हैं और किस तरीके से सवालात पूछे गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और एक एक पेपर को किस तरीके से सॉल्व किया गया है और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन, तो वो तमाम चीज़ें आपको दस्तयाब करवाए गए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से जो है तो 2018 से लेकर के पूरे पेपर हैं और 2013 के बाद वाले जो है तो उसके आंसर की नहीं है, मतलब 4 पेपर है वो, 13, 14, 15 और 16 है शायद, और उसके बाद वाले तो विथ आंसर की उसको में जो है आपको दिए गए। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम पैराग्राफ को और नज़्म को किस तरीके से हल करते हैं और आपका वक्त कैसे बचेगा, ये इसमें देखने वाले हैं। कि उम्मीदवार मंदरजा झेल हिस्से के सवाल के जवाब सिर्फ तब ही दे अगर उन्होंने ज़बान फ़र्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना है। यानी कि वही बात बताई गई, अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट चुना है, फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू चुना है, तो आपको जो है तो 91 से 150 तक, सॉरी 120 तक सवालात को सॉल्व करना है। हिदायत दोबारा जो है तो यहाँ पर दी जाती है कि दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इक़्तिबास से मुराद यहाँ पर पैराग्राफ है कि आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और सवाल का जवाब देना है। तो अक्सर तलबा यहाँ पर जो है तो जैसे कि हिदायत में दिया गया है तो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आते। तो फ्रेंड्स, एक एक मिनट हमारा, एक एक जो है तो मिनट हमारा सीटेट में एग्ज़ाम में कीमती होता है, क्योंकि 150 सवालात होते हैं और 150 जो है तो मिनट होते हैं, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मिनट को यानी कि वक्त को बचाना है और किस तरीके से आप बचा सकते हो ताकि आपके जो दूसरे सब्जेक्ट होते, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सीडीपी है, मैथ्स है, ये जो तो ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। और गुज़िश्ता जो 3 या 4 साल से नए क्वेश्चन के पैटर्न नज़र आ रहे हैं, जैसे कि दावा और दलील वाले सवाल, जिसे असर्शन और रीज़निंग कहते हैं। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस
मतलब आप उर्दू में किस तरीके से वक्त को बचा सकते हैं ताकि आप उधर जो है तो इस सवाल को सीडीपी वाले सवालात और ईवीएस वाले, तो इसमें भी दावा दलील यानी कि अजरशद रीजनिंग के पूछे जा रहे सवालात, तो उसमें आप अच्छे से जो है तो उसको सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पैराग्राफ डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यानी कि 91 नंबर का। मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। ऑप्शंस देख लेंगे इसके। फर्स्ट ऑप्शन है दहशतगर्दी की वजह से, सेकंड ऑप्शन है गुंडागर्दी की वजह से, थर्ड ऑप्शन है शहरों में रहने की वजह से, और लास्ट ऑप्शन है छूत छात की वजह से। तो फ्रेंड्स अब आपको जो है तो यहाँ से पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना है। और अब एग्ज़ाम में जब जाओगे तो पेन के साथ साथ आपको पेंसिल भी लेकर जाना, ताकि इस तरीके से आपको जो है तो आप टिक मार्क कर सकें कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। जैसे कि आपको ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, तो उसको आपको पेंसिल से इस तरीके से टिक करने के लिए आपको अच्छा रहेगा और आप बआसानी पैराग्राफ सॉल्व कर सकेंगे। वो 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के कस्बे मोहिव में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। इस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। तो फ्रेंड्स मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। क्यों रहा है, तो वो क्वेश्चन का हम इसमें आंसर ढूंढ रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बहुत एहतराम करते थे। उसके बाद सतारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को भी बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ में उस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो ये मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा कि मुल्क से छूत-छात और ज़ात-पात की तफरीक मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। छूत-छात की वजह से जो है तो मुल्क का बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ा है कि इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार है। किसकी वजह से, तो छूत छात की वजह से। तो फ्रेंड्स हमने पैराग्राफ जैसे कि यहाँ तक पढ़ा है, तो आपको यहाँ पर स्टॉप करना होता है। यहाँ पर आपने पेंसिल से टिक करना है एग्ज़ाम के वक्त, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ। तो दोस्तों कोई भी पैराग्राफ हो, इस तरीके का अगर सवाल आता है तो इस सवाल को जो जवाब होता है वो लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जो बातें होती है फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में होती है, और लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो है तो ऐसे क्वेश्चंस के सवालात होते हैं कि वो उनका इंतकाल कब हुआ या दुनिया से वो कब चल बसे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर कि 4 फरवरी 1945 को। सेकंड ऑप्शन है 6 दिसंबर 1956 को। थर्ड ऑप्शन है 6 दिसंबर 1954 को, और लास्ट ऑप्शन है 2 जुलाई 1944 को। तो हमें अब जो है तो यहाँ से आखिरी पैराग्राफ हम देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की ज़िम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत का ये अज़ीम रहनुमा यानी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से मुतालिक बात हो रही है।
6 दिसंबर 1954 का इस दुनिया से चल बसा। तो 6 दिसंबर 1954, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? नंबर 1 मोहन राव सकपाल, नंबर 2 श्यामलाल, नंबर 3 भरत राव सकपाल और नंबर 4 भीमराव सकपाल। तो फ्रेंड्स हम पैराग्राफ की तरफ आएंगे और फर्स्ट लाइन में जो है तो इसका आंसर नज़र आ रहा है आपको कि डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा। नंबर 1 गुर्बत का, नंबर 2 भेदभाव और नाइंसाफ़ी का, नंबर 3 नाकामी का और नंबर 4 दुश्वारियों का। तो दोस्तों हम चलते हैं अब पैराग्राफ की तरफ। जैसे कि हमने यहाँ तक के पैराग्राफ को स्टॉप किया है, सॉरी फर्स्ट लाइन हमने जो तो अभी पढ़ी है, उसके बाद पढ़ेंगे वो 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के कस्बे मोह में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत-छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से जो है तो इसका जवाब होगा कि भेदभाव और नाइंसाफ़ी का जो है तो उन्हें सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तो आपको सेकंड में नज़र आ रहा होगा कि भेदभाव और नाइंसाफ़ी का डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिशें की? नंबर 1 मुल्क का आज़ाद कराने की, नंबर 2 दहशतगर्दी को ख़त्म करने की, नंबर 3 मुल्क से छूत-छात और ज़ात-पात की तफरीक मिटाने की और नंबर 4 औरतों को तालीम दिलाने की। तो दोस्तों अब ये जो पूरा पैसेज है ये छूत-छात पर मबनी है, अंबेडकर साहब से रिलेटेड पैसेज है। तो यहाँ पर जो है तो उन्होंने मुल्क से छूत-छात और ज़ात-पात की तफरीक के लिए मिटाने के लिए जो है तो कोशिशें की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। जैसे कि आपको सेकेंड पैराग्राफ में जैसे वो इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत-छात और ज़ात-पात मिटाने की कोशिशें शुरू कर दी। यहाँ पर आपको आंसर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छियानवे नंबर का सवाल है फ्रेंड्स कि डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए नंबर 1 सयाहत बेहद ज़रूरी है, नंबर 2 ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है, नंबर 3 तालीम बेहद ज़रूरी है और नंबर 4 ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ और लास्ट वाला पैराग्राफ हम देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इस लाइन में तालीम बेहद ज़रूरी है। ये जो है तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कि डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? नंबर 1 होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, नंबर 2 उनके दिल से खौफ दूर किया और ख़ुद एतमादी पैदा की, नंबर 3 गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया, नंबर 4 ऊपर के तीनों सही है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो पैराग्राफ है इसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि अंबेडकर ने अपने जैसे
अम्बेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। यहाँ पर जो है उसका जवाब है दूसरे पैराग्राफ में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वें नंबर का सवाल है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई। तो जैसे हम बार बार जो है तो इनके ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पहले महात्मा गांधी को, सेकंड ऑप्शन है अंबेडकर को, थर्ड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को और लास्ट ऑप्शन है सरदार पटेल को। तो फ्रेंड्स अब ये पैराग्राफ जो है तो डॉक्टर अंबेडकर साहब से मुताल्लिक़ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। और इसका जो जवाब है अगर आप इसमें देखना चाह रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट पैराग्राफ के अंदर जो है तो नज़र आएगा कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की ज़िम्मेदारी अंबेडकर को सौंपी गई। यहाँ पर लास्ट लाइन में है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये भी देखना होता है कि जो पैराग्राफ दिया गया है वो किस चीज़ पर रिलेटेड है, किस चीज़ पर, क्या किसी शख्सियत पर मबनी है या फिर किसी जो है तो शहर या स्टेट यानी कि रियासत पर जो है तो लिखा गया है। वो भी आपको जो है तो अच्छे से समझना होता है और गेस करना होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है 99वें नंबर का सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। नंबर 1 भारत के दस्तूर का मेमार, नंबर 2 भारत का सपूत, नंबर 3 भारत का अहम रहनुमा और नंबर 4 भारत का मसीहा। तो हम अब चलते पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर जो है तो आखिरी पैराग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी अंबेडकर को सौंपी गई, इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। आखिरी लाइन में जो है तो नज़र आ रहा है, तो इसीलिए जो है तो उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट रहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है, तो भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो पैराग्राफ ख़त्म हुआ है और आपको जैसे कि इधर से नज़र आ रहा है कि नज़म स्टार्ट होने वाली, उससे पहले हम ये बात जो है तो देख लेते हैं कि जैसे कि हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये 9 में से आपको 9 ही लाना है। 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम रहेगा और उर्दू में जो 15 मार्क रहेंगे पैराग्राफ और नज़्म के, तो ये 15 में से आपको 15 मार्क लेकर आना है। और जो बकिया 15 मार्क है जो कि पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, जिससे नफ्सियाती सवाल भी बहुत सारे तलबा कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोले तो नफ्सियाती सवाल कहते हैं या फिर साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको उर्दू पैडागोजी की जो कंप्लीट थ्योरी हमने ली है, गुज़िश्ता क्लास हो चुकी है, वहाँ पर जाकर जो है तो आप उर्दू पैडागोजी की मुकम्मल जो है तो क्लास जो है वो देखकर जो है तो इसमें से स्टडी कर सकते हो और आप बआसानी 15 में से 13 आराम से आप जो है तो क्रॉस कर सकते हो। और अगर कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हो वो अगर लेक्चर्स को देखता है तो वो 10 लाने के उसके चांसेस पूरे पैडागोजी में। तो फ्रेंड्स कमज़ोर, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, अगर आपकी जो तो स्टडी अच्छी है तो आप 15 में से 15 भी ला सकते हो। अगर आप 10 भी लेकर आते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 15 + 10 यानी कि आपका जो उर्दू का स्कोर रहेगा 25 रहेगा। और हमारे जो गुज़िश्ता के जो सब्सक्राइबर है, जो कैंडिडेट्स ने स्टडी की थी हेलो लर्निंग एकेडमी पर, तो फ्रेंड्स उनको जो है तो 25+ आए हैं तकरीबन कैंडिडेट्स को। तो फ्रेंड्स आपको भी लेकर आना है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट होता है उर्दू, और ये जो है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स और सीडीपी वीक है तो आप इसमें अच्छे से स्कोर करके जो है तो उधर कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको जो है तो 150 नंबरात में से 90 नंबर जो है तो ओपन के लिए होता है,
90 मार्क्स लेकर आना है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 82 मार्क जो है तो कंपलसरी होता है, और ओपन जनरल कैटेगरी वालों को 90 मार्क जो है यहाँ पर कंपलसरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है। और आप अगर उर्दू में और हिंदी भी जो है तो उसी तरीके से होता है, हिंदी में इस तरीके का स्कोर करते हो, अगर आप 25-25 भी लेकर आते हो तो 25 + 25 जो है तो 50 हो जाता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपकी उर्दू है और उसमें आपने 25 ला ली, और लैंग्वेज सेकंड जो है तो आपकी हिंदी है और उसमें भी आप 25 लेकर आ रहे हो, तो 60 में से यहाँ पर जो है तो आप 50 मार्क लेकर आओगे। और बकिया के जो 90 मार्क बचे हुए ईवीएस, सीटीपी और मैथ्स के, तो इसमें से आप आसानी से 40 मार्क लाना कोई मुश्किल नहीं है। तो आप बासानी जो तो सीटेट क्वालिफाइड हो सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब उसके बाद नज़्म देखेंगे। हिदायत दी गई आपको, इस तरीके से जो तो हिदायत दी जाती है कि दर्जतिल शेरी इक़्तिबास को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। किसी एक मुतबादिल का जो तो इंतखाब करना है। तो सवाल 100 था 105, यानी कि 6 क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर नज़म पर मबनी पूछे गए। तो अब देखते हैं हम। तो उसी तरीके से जैसे कि हमने पैराग्राफ को सॉल्व किया था, तो उस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आपको नज़म नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली पैराग्राफ की क्वेश्चन की तरफ आना है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर का सवाल है, आसमान का मुज्जा दें। अब मुज्जा से मुराद यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तलबा, ऐसे भी जो है तो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो मुज्जा से मुराद यहाँ पर अपोजिट वर्ड होता है, यानी कि उलट, जिसे कहेंगे ज़िद। हवा, नंबर 2 पानी, नंबर 3 मिट्टी और नंबर 4 ज़मीन। तो दोस्तों, आसमान का जो मुज्जाद होगा, आसमान का जो अपोजिट वर्ड होगा वो ज़मीन होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 नंबर का सवाल है कि गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके जहन में ये बात आ रही है कि जो ऊपर नज़म दी गई है, और आना चाहिए ये बात कि ऊपर जो नज़म दी गई है वो गर्मी के मौसम से रिलेटेड दी गई है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ क्वेश्चन जो है तो इस बात का इजहार कर रहा है कि ऊपर जो नज़म दी गई है, जैसे कि गर्मी का मौसम, तो इस पर मबनी ये नज़म है कि गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको अगस्त सितंबर, दूसरा ऑप्शन है मई जून, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल मई, और लास्ट ऑप्शन है जुलाई अगस्त। हम अब चलते हैं, नज़म पढ़ना है अब आपको कि मई का आ पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो मई के महीने के ताल्लुक़ से बात हुई है कि मई का आ पहुँचा है महीना और बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। तो इस शेर में हमारे सवाल का हमें जवाब मिल गया है। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, और नेक्स्ट जो सवाल रहेंगे उसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा कि गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है। तो मई जून में जो है तो गर्मी का मौसम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102 नंबर का सवाल है कि दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। नंबर 1 4 बजे, नंबर 2 10 बजे, नंबर 3 3 बजे और नंबर 4 12 बजे। अब आपको सेकंड वाला जो शेर है वो पढ़ना है कि बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। यानी इससे मुराद जो है तो 12 बजे सूरज सर पे आता है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। तो 12 बजे तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शेर हमारे हो चुके, और अगला सवाल है कि ज़मीन को शार ने किस चीज़ से तशबीह दी है। अब यहाँ पर तशबीह से मुराद जो है तो किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मायने बताना, कहना, ये सनत तशबीह कहलाता है। यानी कि एक चीज़ के हकीकी मतलब को दूसरी चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है, तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जलते तवे से, सेकंड ऑप्शन है तंदूर से, थर्ड ऑप्शन है भट्टी से, और लास्ट ऑप्शन है अंगीठी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दो जो है तो
शेर यहाँ पर हमारे हो चुके। अब नेक्स्ट जो शेर हैं यहाँ से पढ़ेंगे कि चली लौ और तड़ाके की पड़ी धूप, लिपट है आग की गोया कड़ी धूप। नेक्स्ट शेर है ज़मी है या कोई जलता तवा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इस सवाल में पूछा यूँ गया है, ज़मी है या कोई जलता तवा, कोई शोला है या पिछुआ हुआ। तो यहाँ पर ज़मी को जो है तो जलते तवे से तशबीह दी गई है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट आंसर रहेगा कि ज़मी को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी है, तो जलते तवे से तशबीह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का सवाल है कि पोशीदा के मायने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इससे पहले देखें मुज्जाद अल्फाज यानी अल्फाजिद और पोशीदा के मायने यानी कि अल्फाज मायनी। तो फ्रेंड्स अल्फाज मायनी पर मबनी भी जो है तो एक लेक्चर लिया गया है, एक जो है तो सेशन लिया गया है, जिसमें आपको गुज़िश्ता एग्ज़ाम के अंदर जितने भी अल्फाज मायनी और मुज्जाद अल्फाज पूछे गए तकरीबन 50+ है वो, तो वो तमाम जो है तो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। वो एक क्लिप के ज़रिए आप आपके 4 मार्क फिक्स कर सकते हो कि किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और उसमें जो ऑप्शन पूछे जाते हैं तो घुमा फिरा कर कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप वो देख लेते हो तो आपके जो है तो अल्फाजिद और मुज्जाद अल्फाज का जो है तो मुज्जाद अल्फाज और अल्फाज मायने के आपके 4 नंबर फिक्स होंगे, जो कि 15 में से आपको जो 15 लेना है उसमें से 4 मार्क जो है तो 4 मार्क का ग्रामर होता है, अल्फाजिद और मुज्जाद अल्फाज पूछे जाते हैं। यानी कि आपको 11 मार्क नज़म और पैराग्राफ में से देखकर लिखना होता है और जो 4 मार्क होते हैं तो ये जो है तो आपको अल्फाज मायनी और मुज्जाद अल्फाज पूछे जाते हैं। तो उस सेशन को देखकर जो है तो आप बआसानी जो है तो वो 4 में से 4 मार्क ला सकते हो और ये 11 में से जो है तो आप 11 लाएंगे तो आपका जो है तो 15 मार्क आपके यहाँ पर फिक्स होते हो। और पेडागोजी में अगर आप 10 भी लेते हो तो 25 स्कोर आपका जो है तो होता है, क्योंकि एक एक मार्क हमारे लिए बहुत ही अहमियत होता है। हमने देखे बाकायदा जब हम भी सीटेट के लिए जाते थे तो वहाँ पर ऐसे ऐसे कैंडिडेट हुआ करते थे कि 1 मार्क से जो है तो उनको 89 मार्क होते थे और 1 मार्क से वो फेल हो जाया करते थे और दोबारा जो है तो उनको फॉर्म भरने की नौबत आ जाती थी। और भरना ही होता है क्योंकि हमने जो कोर्स किया है DLED हो या DTED हो या DED हो या फिर BEd हो, तो फ्रेंड्स अगर आपका सीटेट या TET क्वालिफाइड आप नहीं हो तो आपकी वो जो डिग्री है कोई भी अहमियत और कोई भी मायने नहीं रखती। और ये जो इसका जो रिज़ल्ट होता है, इसका जो सर्टिफिकेट होता है सीटेट हो या TET हो, तो वो हमारी जो डिग्री है उसमें जान डाल देता है। तो फ्रेंड्स आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा और अपॉर्चुनिटी जो है तो ज़्यादा मिल जाती है सीटेट की बुनियाद पर, क्योंकि ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जो तो एग्ज़ाम होता है और आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जो तो टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ये जो क्वेश्चन है अल्फाज मायने वाला सवाल है कि पोशीदा के मायने हैं। नंबर 1 गायब हुआ, नंबर 2 छुपाया हुआ, नंबर 3 छुपा हुआ और नंबर 4 नज़र ना आना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो तो कन्फ्यूज़न वाले होता है। तो पोशीदा का जो मायने होता है वो होता है छुपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला हमारा इस सेशन का सवाल रहेगा। तो यहाँ पर बनी आदम 105 नंबर का सवाल है कि बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। नंबर 1 पानी ना मिलने की वजह से, नंबर 2 दरो दीवार गर्म होने की वजह से, नंबर 3 घर ना होने की वजह से और नंबर 4 दर्द की वजह से। तो फ्रेंड्स ये जो हमने अभी तक के यहाँ पर 3 जो है तो हमने शेर पढ़ चुके हम और यहाँ से हम पढ़ेंगे कि दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5 या 6 शेर पर मबनी नज़म दी जाती है, तो आपको उसको अच्छे से सॉल्व करना है और उसमें से एक भी मार्क आपको जो है तो गलत आंसर नहीं देना है ताकि आपका नुकसान ना हो। तो यहाँ पर दरो दीवार है गर्मी से तपते और बनी आदम है मछली से तड़पते। तो दरो दीवार जो है तो गर्मी से जब तपते तो बनी आदम यानी कि हमारे ताल्लुक़ से बात हो रही है, इंसानों के ताल्लुक़ से, तो मछली से तड़पते हैं। इस तरीके से जो है तो बताया गया कि बनी आदम मछली से क्यों बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं। तो दरो दीवार जो है तो जब गर्म होने की वजह से मछली तड़पते हैं, यानी कि गर्मियों के दिनों में दरो दीवार गर्म हो जाती है, इस वास्ते जो है तो हम मछली से तड़पते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, गर्मियों में
एसी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कूलर फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट हम इस शेर का जो है तो मिसरा देखेंगे, शेर देखेंगे उससे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट शेर हम पढ़ लेंगे इसका कि ना पूछो गरीबों की मक्का की, यानी जो गरीब जो लोग हैं उनके ताल्लुक़ से भी शायर ने इस शेर में जो है तो बतलाया है कि ना पूछो गरीबों के मक्का की, ज़मी फ़र्श का है छत आसमां की। यानी कि जो लोग जिनको घर वगैरह नहीं होते और उनका जो छत होता है वो आसमान से जो है तो शायर ने यहाँ पर तशबीह दी है। और ज़मी फ़र्श यानी कि ज़मीन पर जो है तो रहते हैं। और जैसे कि ऊपर बताया गया कि तड़पते हैं चली लौ और तड़ाके की पड़ी धूप और लिपट है आग की गोया कड़ी धूप। तो धूप में वो किस तरीके से रहते होंगे फ्रेंड्स, तो ये बात यहाँ पर बतलाई गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से जो तो सेशन समझ में आएगा और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है, अगर आप टीटी यानी कि महाराष्ट्र टीटी की आप तैयारी कर रहे हो और महाराष्ट्र की जो टेट एग्ज़ाम है उसके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेकंड जो है तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी यानी सीटेट की जो उर्दू पेडागोजी और उससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन और वीडियोज़ आपको मिलेगी। और जो दीगर सब्जेक्ट है उसके मुतालिक कुछ चीज़ें जो है तो दस्तयाब करवाई गई। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और जो हमारे सेशन होते हैं तो उसकी पीडीएफ की नोट्स भी जो है तो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस में आपके सवाल के मुतालिक बात हो। और अगर आप व्हाट्सअप में ज्वाइन होना चाह रहे होंगे या फिर आपको जो है तो क्वेश्चन वगैरह भी करना है तो आप कर सकते हो। बेहतर है कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप जो में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।